चलिए अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि पहला यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल स्फीयर ऑफ मास m सस्पेंडेड बाय अ थ्रेड ऑफ लेंथ l। हमारे पास एक पेंडुलम है जिसको हमने क्या करा है, यहां से लटका रखा है कहीं से, ये यहां से एक सिंपल पेंडुलम हो गया, इसका मास क्या है m है, इसको ऐसे, इसकी लेंथ कितनी बताइए, l लेंथ बताइए, लेंथ कितनी हो गई, l लेंथ हो गई, ऐसे रखा है। ठीक है, अब बोला है द स्फीयर कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है इसमें ना, प्लस क्यू, इस बात का ध्यान रखेंगे, प्लस क्यू। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो नीचे की तरफ जा रही है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसके आगे क्या लिखा हुआ है, फाइंड द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द स्फीयर नेग्लेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। हमें एक्चुअल में लाना क्या है, हमें लाना है इसका टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमें लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले यहां पर ये देखें, जब ये पेंडुलम हमारा ऑसिलेट करेगा तो यहां पर आया, मान लेते हैं कहां आया, यहां पर। ठीक है, अब अगर देखा जाए इसका वेट किधर लगेगा, नीचे की तरफ। हम पहले ये एंगल थीटा ले लेते हैं, कितना एंगल है, थीटा एंगल है। अब यहां पर देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लग रहा, नीचे। अगर पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो जो हमारा चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है। मतलब एक चीज क्लियर है कि इधर हमारा एक फोर्स लगेगा जिसे क्या लिखेंगे हम, क्यू ई, एफ इक्वल टू क्यू ई। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा, अगर मैं इसी लाइन को आगे बढ़ा दूं ऐसे, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। तो यहां पर अगर देखूं तो मैं इसके दो कंपोनेंट निकाल सकता हूं। ठीक है, ऐसे एक कंपोनेंट ऐसे आएगा और एक कंपोनेंट ऐसे जाएगा। तो इधर वाला जो कंपोनेंट आ रहा है फोर्स का वो क्या आएगा, क्यू ई, ये वाला क्यू ई साइन थीटा, और इधर जो आ रहा है वो है क्यू ई कॉस थीटा। बोलो ऐसा होगा, फोर्स के दो कंपोनेंट हमने रिजोल्व कर दिए। अच्छा, ये वाला जो कंपोनेंट है क्यू ई साइन थीटा, इसको हम लोग बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। क्या बोलते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स। तो यहां लिख सकते हैं रीस्टोरिंग फोर्स, यानी कि F इक्वल टू कितना लग रहा है, क्यू ई साइन थीटा। क्या लिखेंगे, क्यू ई साइन थीटा। इस F को लिख सकता हूं मास इंटू एक्सीलरेशन, और इसको लिख दो क्यू ई साइन थीटा। वैसे हमारा जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है ना, माइनस में होता है, आपने सुना होगा रीस्टोरिंग फोर्स क्या रहता है, नेगेटिव, क्योंकि टूवर्ड्स द मीन पोजीशन जिसकी डायरेक्शन रहती है। तो यहाँ माइनस लेने की जरूरत नहीं है, हम मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारे पास एम ए इक्वल टू क्यू ई साइन थीटा। हमें यहाँ पे मैं एम को डिवाइड कर देता हूँ, ए को लिख देता हूँ। ए को लिखा जा सकता है डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट अगर x माने, यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितना ले, अगर x डिस्प्लेसमेंट लें तो एक्सीलरेशन को लिख सकते हैं डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। मास को डिवाइड कर दिया तो ये आ गया क्यू ई बाय एम इंटू साइन थीटा, इंटू साइन थीटा। अब थीटा क्या होता है, स्मॉल एंगल, हम यहाँ पे थीटा क्या लेते हैं, स्मॉल, तो साइन थीटा को मैं थीटा लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर थीटा निकालते तो क्या आता, आर्क बाय रेडियस, यानी कि मैं इसको x बाय एल लिख सकता था। यहाँ साइड में मेंशन कर देते हैं वेयर साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा दैट इज इक्वल टू x बाय एल, ये चीज ऐसे। तो ये आ गया हमारे पास टर्म्स। यहाँ पे एक्सीलरेशन हमारा x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट स्लाइड में आ जाते हैं। एक्सीलरेशन जो है इसको लिख रहे हैं डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले वैल्यू लिख लेते हैं इसके बाद हम आगे लिखेंगे ना। तो क्या लिखा है, क्यू ई एक्स बाय एम एल, क्यू ई एक्स बाय एम एल। तो आपने पढ़ा होगा एक्सीलरेशन अगर डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है डिस्प्लेसमेंट के, तो इसे बोलते थे SHM। सो पेंडुलम, जो पेंडुलम है ये क्या एग्जीक्यूट कर रहा है, एग्जीक्यूट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन। जब कभी भी एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट के होता है, उस कंडीशन में हमारा जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है।
अगर ऐसा हुआ तब टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगा दो, टाइम पीरियड t इक्वल टू 2π/ओमेगा, क्या होता है 2π/ओमेगा। अच्छा एक और चीज, जो ये कांस्टेंट आता है ना x को छोड़ के जो भी आया, तो यहाँ उसको हम ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं। ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा QE/ml, यहाँ साइड में लिख लेना वेयर क्यू ओमेगा स्क्वायर, जो भी x को छोड़ने के बाद जो बचेगा वो ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। ये क्लास 11th में SHM वाले चैप्टर में था, ठीक है। तो t को t लिखा, 2π को 2π लिखा, ओमेगा को हमने लिख दिया अंडर रूट ऑफ, भाई ओमेगा की वैल्यू अगर निकाले तो क्या आता है अंडर रूट ऑफ QE/ml। तो इसको अगर लिखें तो लिख सकते हैं 2π अंडर रूट ऑफ ml अपॉन में QE। ये आ गया हमारे पास टाइम पीरियड, ठीक है, यही आ रहा हमारा, और कुछ तो है नहीं। तो ये हमारा टाइम पीरियड आ गया किसी भी सिंपल पेंडुलम का, ठीक है। इस क्वेश्चन पे नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, चलिए ये भी क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सारे आए हुए क्वेश्चन हैं PYQ में, ठीक है। चलिए क्या लिखा है, 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ -16 माइक्रोकूलम एंड 9 माइक्रोकूलम, ये माइक्रो का सिंबल है ना। तो एक ले लिया हमने -16 माइक्रोकूलम और एक ले लिया हमने 9 माइक्रोकूलम, 9 माइक्रोकूलम, ये माइनस में ये प्लस में, ऐसे आर प्लेस्ड 8 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर, 8 सेंटीमीटर में दोनों को रख दिया एयर पे, ऐसा डायग्राम बना लिया। डिटरमाइन द पॉइंट एट विच रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, हमें बताना है ऐसा पॉइंट जहां पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो। अब कहां पे जीरो, मान लेता हूं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, एट पॉइंट P एट डिस्टेंस x फ्रॉम 16 सेंटीमीटर माइक्रोकूलम, 16 माइक्रोकूलम वाले से x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। मतलब यहां लिख लिया सपोज एट पॉइंट P इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। अब एक चीज देखो, अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है इसका मतलब क्या हुआ, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ये बना रहा है उतना इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी बनाएगा, और दोनों अपोजिट हैं। क्यों भाई, ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो जितना ये माइनस में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाए उतना ये प्लस में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाए, और दोनों क्या हो इक्वल, तो क्या होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। मतलब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ E1 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ E2। P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का क्या होगा बराबर, माइनस है इसलिए माइनस में, तो अगर डायरेक्शन लें तो इसको E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर इक्वल टू जीरो लिख सकते थे, फिलहाल मैंने ऐसे लिख दिया, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बराबर। वैल्यू रखो पहले वाले, इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा K Q कितना है 16 माइक्रोकूलम, मतलब 10 की पावर -6 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे आ जाओ K Q के जगह कितना है 9 इंटू 10 की पावर -6, माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट कर दिया, और डिस्टेंस कितनी बची 8 - x का होल स्क्वायर, ये सेंटीमीटर में ही है, ठीक है। ये वाला x है तो ये कितना बचेगा 8 - x। अब यहाँ सॉल्व कर लो, k से k कट हो गया, 10 की पावर -6 से -6 10 की पावर कट हो गया, ये बचा हमारा, इसको लिख सकते हैं 4/x का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 3/8 - x का होल स्क्वायर। अगर होल स्क्वायर में लिखे तो ऐसा लिखा जा सकता है। अब यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, दोनों साइड के स्क्वायर हटा दो, अब मैं एक ही वैल्यू ले लेता हूँ प्लस में, 4/x इक्वल टू 3/8 - x। भाई स्क्वायर हटाएंगे तो चाहो तो यहाँ दो वैल्यू ले सकते हो, एक प्लस एक माइनस, बट नॉर्मली प्लस से मिल जाता है आंसर। हम यहाँ पे पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है, व्हेन पॉजिटिव साइन, जब हम पॉजिटिव साइन लेते हैं तो ये आता 4/x इक्वल टू 3/8 - x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 8 चौक 32 माइनस 4x इक्वल टू 3x, इसको उधर ले जाओ, ये हो गया 7x इक्वल टू 32, यानी कि x की वैल्यू आ गई 32/7, डिवाइड करो 7 चौक 28, 4 बचेगा 0 बढ़ा 7 पना 35, बहुत है। 4.5 सेंटीमीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी जीरो होगी, कहाँ से 16 माइक्रोकूलम चार्ज से। ये इसका तरीका रहता है, और बहुत सिंपल सा, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या करना इक्वल, कब, जब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो तब, ठीक है।
तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। इंपॉर्टेंट पैटर्न है 2 नंबर के लिए, है ना। ये स्टेट बोर्ड में भी आ सकता है और सीबीएसई में भी आ सकता है। ठीक है, एक बार मैं स्क्रीन चेक कर लेता हूँ। ठीक है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ, 2 पॉइंट चार्जेस ए एंड बी ऑफ मैग्नीट्यूड 8 इंटू 10 की पावर -6 एंड -8 इंटू 10 की पावर -6 रेस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस डी अपार्ट। 2 चार्ज रख लो यहाँ पर ऐसे। एक चार्ज हमारा है 8 माइक्रोकूलम और एक है -8 माइक्रोकूलम ऐसे, और उनके बीच का डिस्टेंस क्या है? डी है ऐसे। ये ना JEE मेंस का क्वेश्चन है, मुझे जहां तक ध्यान है। इसके बाद द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिडिल पॉइंट O बिटवीन मिडिल पॉइंट O बिटवीन द चार्जेस इज दिस। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मिडिल पॉइंट पे कितनी है? O पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिया है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है, इतनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O हमें गिवन है 6.4 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। अब पूछा गया व्हाट इज द डिस्टेंस D बिटवीन द पॉइंट चार्ज A एंड B। A और B के बीच का जो डिस्टेंस D है वो कितना होगा, ये पूछा है। तो इसको निकाल लेते हैं। कैसे? एक बात देखो, यहाँ पे डायरेक्शन थोड़ा समझना है और कुछ भी नहीं है। देखो पहला वाला जो चार्ज है पॉजिटिव है, ये वाला, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में बनाएगा? इस डायरेक्शन में, प्लस से माइनस। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया E, पहले वाले ने बनाया, E1 नाम दे देते। दूसरा वाला अगर देखें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ, तो डायरेक्शन तो प्लस से माइनस ही होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी इधर ही रहेगा, E2। भाई डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? प्लस से माइनस। तो प्लस से माइनस इस पॉइंट पे फाइंड करना है, तो ऐसे जाएंगे। माइनस वाले के थ्रू यहाँ फाइंड करना है, तो डायरेक्शन तो यही रहेगी ना, डायरेक्शन दोनों की क्या रहेगी? सेम। O पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं एट पॉइंट O, यहां लिख लेता हूं रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O इज, एट पॉइंट O इज। तो O पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो क्या आएगी? EO इक्वल टू E1 प्लस E2, E1 प्लस E2, मतलब पहले के थ्रू यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरे के थ्रू यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों का जो सम होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा O पे। तो O पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम लिख लेंगे बाद में, पहले इनकी वैल्यू लिख लेते हैं। इसकी वैल्यू क्या है? K, Q कितना है? 8 माइक्रोकूलम बाय डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी है? D/2 प्लस यहां पर आ जाओ दूसरे वाले के थ्रू, तो ये भी आएगा K इंटू Q कितना है? 8 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर यानी कि D/2 का स्क्वायर। तो ये तो दोनों सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है, तो ये 2 टाइम्स हो गया। कितना हो गया? 2 टाइम्स K और इंटू 8 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन ये D/2 स्क्वायर, यानी कि इसको लिख सकता हूँ D²/4। बस इसको अभी सॉल्व करना और कुछ भी नहीं रह गया। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये लाइन इंपॉर्टेंट थी हमें, ये लाइन कैसे आई? मेन ये लाइन, बाकी कैलकुलेशन है। ये लाइन कैसे आई भाई? O पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करता तो इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाते, माइनस वाले के कारण फाइंड यहाँ करना है, लेकिन डायरेक्शन तो वही होगी ना, सेम। तो दोनों डायरेक्शन क्या हुई? सेम, इसलिए दोनों ऐड होके O के बराबर हो गए। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। EO की वैल्यू 6.4 10 की पावर 6, 6.4 इंटू 10 की पावर 6, 6 है 4 है, 4 है, 10 की पावर 4 है, 10 की पावर 4 इक्वल टू 2K इंटू 8 इंटू 10 की पावर -6 और डिवाइड बाय ये था D²/4। ये लाइन लिख दी मैंने पहले वाली। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इस काम करो, इसको भी ऐसे लिख दो, वैल्यू लिख लेते हैं 6.4 इंटू 10 की पावर 4 इक्वल टू, ये 4 ऊपर गया तो ये हो गया 8, ये 4 ऊपर गया, 4 2 8 हो गया मल्टीप्लाई में, इंटू K इंटू 8
k इंटू 8 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई डी स्क्वायर, ऐसा लिख दिया। हमें लाना क्या है, डी स्क्वायर लाना है, डी स्क्वायर किधर ले जाओ, तो डी स्क्वायर इक्वल टू ये 8 इंटू 8 कितना 64 इंटू के की वैल्यू रख दो 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻6 डिवाइड बाई ये पूरी वैल्यू डिवाइड कर दो 6.4 इंटू 10⁻4। सॉल्व कर लेते हैं। देखो आप इसको कट कर दो, यहाँ 10 बच जाएगा भाई, 6.4 से अगर डिवाइड करोगे यही आएगा। ठीक है, अब बचा कितना, यहाँ नंबर बच रहा जो 9 है, 9 है नंबर बस, और बाकी पावर है, पावर एक साथ देख लेते हैं कितनी है। देखो ये हो गया 10⁻10, 9 पावर ये, 1 पावर ये, 10⁻10, 10⁻10 में 6 गया 10⁻4, और 10⁻4 ये भी पूरा कट गया, यानी कि सिर्फ 9 बचा। तो डी स्क्वायर इक्वल टू 9, यानी कि डी इक्वल टू क्या है, √9 मतलब 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में ही था, गिवन देख लेते हैं एक बार। हाँ, डी डिस्टेंस बोला था, सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर, मीटर में होगा तो मीटर में लिखेंगे। तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, मतलब डी हमारा 3 है, तो वो टोटल जो हमारा है डी की वैल्यू आ रही है 3 सेंटीमीटर, मतलब 1.5। ठीक, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना आप लोग। 8 बच रहा था, 64 हुआ, सही है। के की वैल्यू 9 बराबर है, सही आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, तो डायपोल का मतलब होता है दो पोल। कितने पोल, दो। इलेक्ट्रिक का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन यानी कि चार्ज से मिलके बना हो, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन से। तो इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब है जब कभी दो इक्वल और अपोजिट चार्ज एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे रखे हों। कुछ मतलब यहाँ पे हम मिनिमम बोलेंगे, है ना, दो मैंने चार्ज ले लिए इक्वल, सेम, एक प्लस एक माइनस, और इनको हम क्या करें, मिनिमम डिस्टेंस पे रख दें, जितना मिनिमम रख सकते हो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। मतलब अगर स्टेटमेंट देखें तो लिखेंगे इफ टू इक्वल एंड अपोजिट, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर प्लेस्ड एट मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस, जब कभी भी दो इक्वल और अपोजिट चार्ज एक दूसरे से मिनिमम डिस्टेंस पे रखे जाएं तो उन्हें क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल्स देखें अगर, तो मैं HCl लिख सकता हूं भाई, इसको अगर देखें तो H+ बनेगा और Cl- बनेगा, दोनों के एटम, मैं H+ को अलग कर लिया, Cl- को अलग कर लिया, और दोनों को पास में रख दिया, जितना पास रख सकते थे, मान लो ऐसे रख दिया, ऐसे। तो ये वाला हमारा कौन सा है, पॉजिटिव, और ये वाला कौन सा है, नेगेटिव। ये इनके बीच की लेंथ ये हो गई, ये L और ये L कितना हो गया, 2L। ये हो गया डायपोल हमारा। ठीक है, HCl हो गया, NaCl हो गया, KCl हो गया, ऐसे बहुत सारे बनेंगे। आप लोगों को इतनी केमिस्ट्री आती है, आराम से आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल। अब इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए एक पॉइंट पूछा जाता है, स्टेट बोर्ड में ज्यादा पूछा गया है, व्हाट इज द साइज ऑफ आइडियल डायपोल। तो आइडियल डायपोल का साइज क्या होता है, पॉइंट साइज। साइज ऑफ एन आइडियल डायपोल इज पॉइंट साइज। पॉइंट साइज, पॉइंट साइज मतलब जितना छोटा बना सकते हो। आइडियल की बात हो रही है तो मिनिमम जितना छोटा साइज हो जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, पॉइंट साइज। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की। किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की। डायपोल मोमेंट क्या होता है, जस्ट मिनट। डायपोल मोमेंट क्या होता है, ठीक है। जैसे अब हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल था, उसको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वो घूमेगा, क्या करेगा, घूमेगा। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो होता है इसको लिखते हैं P इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज एंड लेंथ ऑफ डायपोल। क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज एंड लेंथ ऑफ डायपोल, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ये मेरे पास डायपोल है, एक चार्ज प्लस एक माइनस, ठीक है। तो इसको जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं किसी एक एंगल पे तो ये क्या करता है, घूमता है, ठीक है। तो इसका जो डायपोल मोमेंट है उसका फॉर्मूला क्या होता है, Q × 2L। अब इसका डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। डेफिनेशन क्या बनेगा,
इसकी डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन और इलेक्ट्रिक डायपोल की डेफिनेशन अलग अलग है, ध्यान रखेंगे। डायपोल मोमेंट हमेशा पूछा जाता है, डायपोल कम पूछते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल कम पूछते हैं, बट डायपोल मोमेंट ज्यादा पूछते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क कर लेना आप लोग, काम आता रहेगा। तो इसका अगर डेफिनेशन देखें तो वो क्या बोलेंगे, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, देखो यहाँ प्रोडक्ट है तो डेफिनेशन आपको खुद से बनाना सीखना है। तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज, किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो भाई, दोनों में से दोनों चार्ज एक जैसे हैं, बस एक प्लस एक माइनस, इसके लिए मैंने मैग्नीट्यूड वर्ड की यूज करा है ताकि प्लस हो या माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज एंड लेंथ ऑफ डायपोल, एंड लेंथ ऑफ डायपोल, डायपोल की लेंथ, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, यूनिट देखते हैं, यूनिट क्या होगी। तो यहाँ चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, और लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। एक बात का ध्यान रखना, यहाँ 2L आएगा, 2L मतलब जो भी लेंथ हम लें डायपोल की उसे लेंगे, 2A भी लेते हैं, सिर्फ कभी कभी A भी लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना ये लेंथ ऑफ डायपोल रहेगा। कूलम मीटर इसकी फिलहाल तो यूनिट हो गई, एक यूनिट हो गई इसकी डे बाय, ये यूनिट का ध्यान रखना, पूछी जाती है ना। अच्छा, अब डायमेंशन के बारे में बात करें तो डायमेंशन तो आ ही जाएगा, उसमें तो कोई समस्या नहीं है भाई। कूलम के लिए क्या होता है AT, और लेंथ के लिए मीटर, तो LAT या LTA, L लेंथ के लिए और कूलम मतलब चार्ज का AT होता है डायमेंशन। ठीक है, चलो अच्छा ये स्केलर है कि वेक्टर, तो ऊपर दिख रहा होगा फॉर्मूले में वेक्टर लगाए, तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसकी क्या डायरेक्शन होती है, इसका क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर, है ना। तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन लिख लेते हैं, इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो भी डायरेक्शन थी उसका उल्टा। तो उल्टा मतलब क्या, इसकी डायरेक्शन क्या, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज, आपको ये ध्यान रखना है, बात खत्म। नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड राइट जाएगा तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन लेफ्ट होगी, उल्टा रहेगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट भी हमारा कंप्लीट हुआ। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका ध्यान रखना, इसके फॉर्मूले यूज होते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगला हमारा ये कुछ दो डेरिवेशन मिलेंगे आपको, और ऐसे आपको दो और मिलेंगे अगले चैप्टर में। मतलब मैं ये बता रहा हूं कि डायपोल के थ्रू, इलेक्ट्रिक डायपोल के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड सॉल्व करना है। कहाँ सॉल्व करना है, या तो उसकी एक्सिस में बताना होगा या तो परपेंडिकुलर बताना होगा। तो जब एक्सिस में फाइंड करते हैं तो उसके लिए हम इसका एक और नाम देते हैं, जिसे बोलते हैं एंड ऑन पोजीशन। तो एक्सिस में फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक बार परपेंडिकुलर यानी कि इक्वाटोरियल पे। ऐसे ही अगले चैप्टर में जाएंगे तो एक्सिस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे और इक्वाटोरियल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे। तो प्रोसीजर जो मैं ये बता रहा हूँ, अगर ये डेरिवेशन आ गया तो आपको आगे वाले चैप्टर मतलब सेकंड चैप्टर में दिक्कत नहीं आएगी, बहुत सिंपल है। इसको समझ लेते हैं। तो हमें सॉल्व क्या करना है, फील्ड बताना है डायपोल के थ्रू एक्सियल पोजीशन में, एक्सियल पोजीशन में, एक्सियल पोजीशन कैसे बताएं। सबसे पहले डायपोल ले लेते हैं और प्रोसीजर समझते हैं। सपोज दैट दिस इज एन इलेक्ट्रिक डायपोल, ये मैंने लिया इलेक्ट्रिक डायपोल। यहाँ हमने ये मिड पॉइंट हो गया इसका डायपोल का, ये चार्ज ले लिया प्लस क्यू और इधर चार्ज ले लिया माइनस क्यू, नाम दे दिया ए बी इज एन इलेक्ट्रिक डायपोल। और लेंथ क्या हो गई 2L, दोनों के बीच की लेंथ। ऐसे एक्सिस में बताना था तो मैं मान लेता हूं मुझे राइट साइड यहाँ पर बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे। कितनी डिस्टेंस, तो डायपोल के मिड पॉइंट से R डिस्टेंस पे। भाई हमेशा कभी भी अगर डिस्टेंस लेंगे तो दोनों चार्ज से इक्वल हो, तो ना इससे ज्यादा ना इससे ज्यादा, बीच में से हमने डिस्टेंस ले ली। ठीक है, P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। कैसे बताएं, तो फॉर्मूला सिंपल सा है। सबसे पहले एक काम करो, इस प्लस क्यू के थ्रू यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लो, फिर माइनस क्यू के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लो, और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जो आए उसे ऐड कर दो, सॉल्व हो जाएगा।
तो मैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करूंगा प्लस क्यू से, देखो मैं यहाँ लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, आपको डायरेक्ट बताऊंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू डिवाइड बाई डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होगा बी पी, बी से पी की तरफ, ये होता है फॉर्मूला हमारा के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर। फिलहाल यहाँ हमें डिस्टेंस पता है तो के क्यू को के क्यू लिखा, और ये डिस्टेंस कितना होगा, तो इसको सॉल्व करना है तो आर में से एल को कम कर दो, भाई ये टोटल कितना है आर है और ये कितना है एल है, तो आर में से एल को मैंने क्या करा सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो बचा क्या आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा एक और चीज देखो, डायरेक्शन क्या होगी, तो प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा बाहर की तरफ, तो डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी राइट साइड, ये हुआ E1, इसका नाम E1 भी दे सकते हो, क्या दे सकते हो E1, नाम E1 देना चाहो तो E1 दे दो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, अब माइनस क्यू चार्ज के थ्रू P पॉइंट पे, तो फॉर्मूला क्या आएगा, के क्यू डिवाइड बाई डिस्टेंस AP, कितना AP का स्क्वायर, तो K को K Q को Q और A से P तक की डिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं, तो R में से L को ऐड कर दो, तो क्या हो गया R प्लस एल का होल स्क्वायर, ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन। एक चीज देखो, ये नेगेटिव चार्ज था, हम यहाँ पे जो ले रहे हैं ना मैग्नीट्यूड ले रहे हैं चार्ज का, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो हम यहाँ डायरेक्शन मेंशन कर रहे हैं, देखो डायरेक्शन मैंने मेंशन करी, E1 E2 बोल दिया है, E1 मतलब प्लस क्यू के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड, E2 मतलब माइनस क्यू के थ्रू, तो माइनस चार्ज में तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आएगा, तो दोनों की डायरेक्शन क्या होगी अपोजिट। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं, इसका नाम E1 E2 दे देना, एक ही बात है ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, पॉइंट P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो यहां लिख लेता हूं E इक्वल टू, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर दो ऐड कर दो, क्या कर दो ऐड कर दो, भाई वेक्टर है हमेशा ऐड होते हैं, डायरेक्शन अपोजिट है कोई बात नहीं, अपोजिट है तो सब्ट्रैक्ट होंगे। E1 की वैल्यू क्या है, के क्यू डिवाइड बाय आर माइनस एल का होल स्क्वायर, अब उसकी डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए माइनस आ जाएगा, डायरेक्शन क्या है अपोजिट है इसलिए माइनस आएगा, यहां माइनस क्यों नहीं आया, क्यों, ये वेक्टर क्वांटिटीज हमने लिखी है और वेक्टर कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होते, हमेशा ऐड होते हैं इसलिए लिखा है प्लस, ठीक है। और अगर चाहते तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, E इक्वल टू E1 माइनस E2, एक ही बात है, ये बात और ये बात एक ही है, ये और ये एक ही मतलब है, ध्यान रखेंगे ना, तो ये दोनों का मतलब एक है, ध्यान रखना है। तो अभी हटा देता हूं मैं, समझाने के लिए मैंने बता दिया है, ठीक है, जरूरत नहीं है अपने को दो बार लिखने की, ऐसा लिख दिया। E2 की वैल्यू क्या है, के क्यू डिवाइड बाय आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब दोनों को सॉल्व करना और कुछ नहीं है, तो एक काम करता हूं, के क्यू कॉमन कर लेता हूं, बचेगा क्या, 1 अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम वगैरह ले लो, तो ये आ गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू के क्यू ब्रैकेट ऑफ, अब हमारे पास जो लिखा था पहले क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम क्या आएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में आर प्लस एल का होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, देखो यहां पर भाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर इधर जाएगा, तो ये लिख दिया आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस ऑफ आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ऐसा आएगा। जब कभी भी एलसीएम लेना हो तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, दोनों को उठा के नीचे रखो, ये क्रॉस इधर करो, ये क्रॉस इधर करो, खत्म बात, ठीक है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, तो ई की वैल्यू क्या आ गई, ई आ गया के क्यू, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसे डिवाइड बाय, जैसा लिखा है ऐसा लिख दो। अच्छा ये a माइनस बी ए प्लस बी लिखा है, क्या लिखा है a माइनस बी और a प्लस बी, तो a माइनस बी एक ब्रैकेट में, a प्लस बी एक ब्रैकेट में, जैसे लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर लगा दिया बाद में,
ऐसा कर दिया। ठीक है, चलिए अब मैं क्या करता हूं, माइनस साइन का मल्टीप्लाई, तो के क्यू को के क्यू लिख दिया, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, माइनस का मल्टीप्लाई करता हूं तो माइनस आर स्क्वायर हो गया, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस एल स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 2RL, और डिवाइड में जैसा है वैसा का वैसा लिख दो, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ कुछ कट हुआ, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर, ये दोनों कट हो गए, बचा क्या हमारे पास, बचा के क्यू इंटू ये क्या बचा 2RL, 2RL कितना हो गया 4RL, डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, यही बचेगा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या करें, हो तो गया है लेकिन डायपोल के थ्रू लाना था, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट लाना पड़ेगा, तो इसको एक काम करो, के को के लिखो और यहां लिख दो Q इंटू 2L। क्या करते हैं, डायपोल मोमेंट में बना लेते हैं, Q ये है, यहां से 2 ले लो, यहां से L ले लो, तो यहां का 2 बचा और यहां का R बचा, बाकी वैसा का वैसा ही है, आर स्क्वायर एल स्क्वायर का होल। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, ये एक्सिस में आ रहा है इसलिए लगा दिया यहाँ पे, इसको लिख दिया के, 2 भी है तो 2 बाहर कर दिया, पी, इसको क्या लिखेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पी, और आर को आर लिखा, अब बाकी जैसा है उसको वैसा का वैसा लिख दिया, और यही हमारा रिजल्ट है, डेरिवेशन यहाँ समाप्त हुआ। ठीक है, बट यहाँ एक कंडीशन भी पूछी जाती है, कंडीशन क्या है, अगर कभी ऐसा माने, ऐसा हो कि R की वैल्यू L से बहुत ज्यादा है, होता क्या है कभी डायपोल की लेंथ ऑलरेडी बहुत कम होती है, मतलब 2L इज अ वेरी स्मॉल लेंथ, तो 2L अगर स्मॉल है तो L तो और छोटा हुआ, और R बहुत ज्यादा हो सकता है, भाई डायपोल कितना है 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर का, लेकिन फाइंड कहाँ करना है 1 मीटर पे, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, तो R तो बहुत ज्यादा हुआ ना L से, तो एक कंडीशन आती है, उसके लिए देखते हैं, कंडीशन मैं यहां लिख देता हूं, कलर चेंज कर देता हूं मैं ताकि क्लियर दिखे, कंडीशन ये है अगर ऐसा हो, इफ R इज ग्रेटर एंड ग्रेटर देन L, देन अगर ऐसा होता है कि R की वैल्यू बहुत ज्यादा है और L बहुत छोटा है, तो L अगर बहुत छोटा है तो उसका स्क्वायर क्या होगा और छोटा हो जाएगा, तो इसको क्या करेंगे नेग्लेक्ट, इसको क्या करेंगे नेग्लेक्ट, बचेगा क्या, बचेगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू के, के को के लिखो 2p लिख दो, 2p r डिवाइड बाय, ये तो नेग्लेक्ट कर दिया, आर स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो गया आर की पावर 4, बोलो सही है, देखो एल स्क्वायर तो हट गया, तो स्क्वायर आर स्क्वायर का स्क्वायर आर की पावर 4, एक आर से आर कट कर दो, यही रिजल्ट है, ई एक्सीएल इक्वल टू के इंटू 2p अपॉन में आर क्यूब, के की जगह लिख सकते हैं हम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, फिलहाल ये रिजल्ट है, इसके आगे कोई कंडीशन नहीं है इसमें। ठीक है, अच्छा एक नंबर का क्वेश्चन, ये डेरिवेशन तो समझ आ ही गया होगा, एक नंबर का इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है सीबीएसई में, वो डायरेक्ट डायग्राम से ही दिख जाएगा आपको, पूछता ये है व्हाट इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, तो एक चीज बताओ, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन तो माइनस से प्लस होती है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट तो भाई साहब माइनस से प्लस यानी कि ऐसे जाएगा, कैसे जाएगा माइनस से प्लस, ये तो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की हो गई, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो भाई इन दोनों में ज्यादा कौन था, E1 ज्यादा था, तो E1 किधर जा रहा राइट साइड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर जा रहा, तो दोनों के बीच एंगल कितना बना 0 डिग्री, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो ये ध्यान रखेंगे एंगल बिटवीन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इन केस ऑफ एक्सिस या एक्सियल पोजीशन इज 0 डिग्री, 0 डिग्री का एंगल बनता है दोनों के बीच, ये ध्यान रखना है, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा गया है पहले। ठीक है, ये पहला डेरिवेशन हो गया, नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अगला हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है, अब हमें इक्वाटोरियल पे बताना है, ब्रॉड साइड पोजीशन बोलते हैं इसे, या इक्वाटोरियल पोजीशन, मतलब अब हम डायपोल से परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, कैसे डायपोल से परपेंडिकुलर, तो पहले इलेक्ट्रिक डायपोल बना लेते हैं, देखो ये आए हुए हैं सीबीएसई में है ना, और स्टेट बोर्ड में भी पूछे जाते हैं, तो पॉसिबिलिटी रहती है इनके आने की, यहां से नहीं आएगा तो अगले चैप्टर से आ सकता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले से, तो प्रोसीजर एक जैसा है 99%,
जबकि पोटेंशियल वाला ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है तो उसके पास डायरेक्शन रहेगी नहीं। मैं वो भी बताऊंगा आपको बाद में। फिलहाल तो ये हो गया हमारा डायपोल, प्लस चार्ज यहाँ, माइनस चार्ज यहाँ, ये हो गया मिड पॉइंट, लेंथ हो गई 12, ऐसे। इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी, मतलब ए बी इज एन इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। और लेंथ इसका फाइंड कहाँ करना, परपेंडिकुलर, ये ले लेते हैं। आर डिस्टेंस पे फाइंड करना था, ऐसे एट पॉइंट पी, पी पॉइंट पे। तरीका हमारा ये बोलता है कि पहले प्लस क्यू से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लो, फिर माइनस क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लो, और जो आए उसे सॉल्व कर लो। बिल्कुल वैसे कर लेते हैं। तो मैं जब प्लस क्यू से यहाँ फाइंड करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कैसे जाऊंगा, प्लस से ऐसे जाऊंगा, ऐसे। तो E1 की डायरेक्शन तो बाहर होगी ना, ऐसे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, E1 इक्वल टू, ये आप लाइन लिख लेंगे, है ना। बाकी मैं नोट्स अवेलेबल करा दूंगा, मैं मेरे पास PDF के फॉर्म पे मैं इसमें टेलीग्राम में लिंक दे दूंगा। तो E1 क्या आया, E1 मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, तो क्या आएगा, के क्यू डिवाइड बाई डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है AP, बिल्कुल पहले जैसा है, लेकिन हमें AP की वैल्यू नहीं पता, AP की वैल्यू नहीं पता। तो एक काम करें, AP सॉल्व कर लें। कैसे, इन ट्रायंगल AOP, ये ट्रायंगल AOP, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, तो AP का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू क्या, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यानी AP स्क्वायर की वैल्यू ये आए। अच्छा AP और ये वाले, चलो इसको ऐसे लिख दो पहले। तो मैं AP की जगह लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, के क्यू डिवाइड बाय R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ऐसा लिख दिया। ये आ गया हमारा पहली इक्वेशन। अब सेम एज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट P, इसके थ्रू अगर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करोगे तो ऐसे आएगा भाई, माइनस चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आता है, इनसाइड, ऐसे। तो ये ऐसे आया। तो E2 की वैल्यू क्या होगी, के क्यू डिवाइड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है BP, तो के क्यू बाई R स्क्वायर, तो के क्यू को के क्यू लिखा। अब BP जितना AP होगा उतना ही ये भी होगा, तो इसको भी लिख सकते हैं R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये हो गया दूसरा इक्वेशन। दोनों क्या हो गए, बराबर। अच्छा यहाँ पे देखें, इक्वेशन नंबर 1 इज इक्वल टू 2, दोनों इक्वेशन क्या है, बराबर। मतलब E1 का मैग्नीट्यूड और E2 का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। कितना है, सेम, दोनों बराबर है, डायरेक्शन अलग अलग है, E1 ऊपर जा रहा है और E2 नीचे आ रहा। अब इसको सॉल्व करना है, ये एंगल ले लेते हैं हम थीटा, दोनों में सेम एंगल बनेगा। अब अगर देखें तो ये एंगल कितना होगा, तो अगर ध्यान से देखें भाई, हॉरिजॉन्टल लाइन अगर बना दूं मैं, देखो अगर मैं ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये ऊपर भी एंगल थीटा, और ये अगर थीटा तो ये भी थीटा, मतलब ये एंगल थीटा यहां से यहां तक का, और ये भी एंगल थीटा यहां से यहां तक का, तो टोटल एंगल कितना बना, 2 थीटा। तो अगर दो वेक्टर के बीच में थीटा एंगल होता है तो हम उसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। सॉल्व करो, तो यहां लिख लेते हैं E1 एंड E2 are placed at an angle 2 theta, so the resultant electric field तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो उसको मैं लिख देता हूं E इक्वल टू, फॉर्मूला होता था अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, याद होगा। तो मैंने लिखा अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। और थीटा यहाँ पे लेकिन 2 है, 2 थीटा है, यहाँ पे एंगल जो है 2 थीटा, इसलिए 2 थीटा लिखेंगे। फॉर्मूला लगा दिया, वैल्यूज रखते हैं अंडर रूट। अच्छा E1 E2 बराबर है, तो मैं इसको एक नाम दे देता हूँ, E1 दे दिया। ये भी बराबर है E1 के, इसको भी E1 दे दिया, 2 लिखा, इसको ये तो E1 था ही, ये भी E1 लिख दिया। cos 2 थीटा को मैंने लिख दिया cos
2 थीटा, ये ऐसे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ गया अंडर रूट, ये हो गया 2e स्क्वायर 2e1, और ये भी हो गया 2e1 स्क्वायर cos 2 थीटा। अब इन दोनों में से 2e1 स्क्वायर कॉमन है, तो कॉमन कर लेते हैं, तो हमारे पास आ गया रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्वाटोरियल लिख लें इसे। दोनों में कॉमन क्या था, 2e1 स्क्वायर कॉमन था, तो यहां बचेगा 1, अब बचेगा cos 2 थीटा। देखो भाई, यहां पर 2e1 स्क्वायर कॉमन कर लेते, यहाँ 1 बचा और यहाँ ये कॉमन हो गया, तो cos 2 थीटा बचा। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। इसको लिखा अंडर रूट 2e1 स्क्वायर 1 प्लस, अब cos 2 थीटा का ऐसा फॉर्मूला लगाओ जिससे 1 कैंसिल हो जाए, तो ये आता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, किसका, cos 2 थीटा का। तो 1 से 1 क्या हो गया, 1 से 1 कट हो गया, तो बचा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इन इक्वाटोरियल इक्वल टू अंडर रूट, अब ये 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 e1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हमारा अंडर रूट से बाहर क्या आएगा, 2 बाहर आया, e1 बाहर आया और cos थीटा बाहर आया, ये आ गया। e1 की वैल्यू रख दो, 2 को 2 लिखा, e1 की वैल्यू थी k q डिवाइड बाय r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ये e1 की वैल्यू थी। और cos थीटा की वैल्यू का क्या, तो cos थीटा तो इस ट्रायंगल में से निकाल लो, क्या होता है cos थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ cos थीटा की वैल्यू लिख देते हैं, तो बेस हमारा हो गया l और हाइपोटेनस कितना है r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का अंडर रूट मीन्स हाफ पावर। यहाँ साइड में मेंशन कर देते हैं, वेयर cos थीटा इज इक्वल टू बेस l अपॉन हाइपोटेनस दैट इज r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का अंडर रूट मीन्स हाफ पावर, ऐसा हो गया। अब अगर इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू k को k लिखा, ये हुआ q इंटू 2 इंटू एल, q इंटू 2 इंटू एल को क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट p, और यहाँ पे पावर देखे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की एक पावर है और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की हाफ पावर है, मतलब मैं लिख सकता हूँ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, 1.5 कितना होता है 3/2, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डेरिवेशन कंप्लीट। यहाँ पर एक और पॉइंट आता है, अगर कंडीशन सेम पहले जैसी कंडीशन ऐसे दी जाए कि इफ आर इज मच ग्रेटर देन एल, देन अब आर की वैल्यू बहुत ज्यादा है, एल बहुत स्मॉल है, तो क्या होता, तो आर इज मच ग्रेटर देन एल, देन इफ आर इज ग्रेटर एंड ग्रेटर एंड ग्रेटर देन एल, देन अगर ये कंडीशन लेते हैं तो एल तो बहुत स्मॉल हुआ, तो इसे क्या करेंगे नेग्लेक्ट, तो आर स्क्वायर की पावर 3/2 बचेगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आएगा k इंटू पी डिवाइड बाय आर स्क्वायर की पावर 3/2, ये तो नेग्लेक्ट हो गया ना एल स्क्वायर, तो ये 2 पावर से 2 पावर क्या होगी, ये कट हो जाएगी, तो बचेगा क्या रिजल्ट हमारा, रिजल्ट यहाँ लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इन इक्वाटोरियल इक्वल टू के पी बाय आर क्यूब, Kp बाय आर क्यूब, ये आया इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सिस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था वो 2 Kp बाय आर क्यूब आया था, और इक्वाटोरियल में जो आया वो Kp बाय आर क्यूब आया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस में क्या होता है, डबल होता है, किसका, इक्वाटोरियल का। ये डेरिवेशन हो गया। इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन क्या आता है, ये आता है, जैसे पिछली बार बोला था ना मैंने, व्हाट इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, तो यहाँ पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, राइट साइड, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, माइनस से प्लस इधर जा रहा है, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन तो भाई साहब ये हो गई, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये है, दोनों के बीच कितना एंगल बन रहा, 180 डिग्री, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट के बीच में 180 डिग्री का एंगल बनता है जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इन इक्वाटोरियल पोजीशन, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिलहाल एक रिलेशन छोटा सा देख लेते हैं कि एक्सिस पे और इक्वाटोरियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन क्या होता है, तो यहां मैं हेडिंग लिख देता हूं, रिलेशन
between electric field in axial position and equatorial position. इन दोनों में रिलेशन क्या है? तो ये डायरेक्ट ध्यान रखना, वैसे तो कुछ खास नहीं है, डायरेक्ट लिखा जा सकता था। देखो हमें पता क्या है, एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है K इंटू 2p/r³। तो इसी को मैं ऐसे लिख देता हूँ, एक्सियल पोजीशन इक्वल टू 2 को अलग कर दो, बाकी जो बचेगा वो इक्वाटोरियल का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वाटोरियल पे क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वाटोरियल पे होता है Kp/r³, यही होता है ना। तो 2 को छोड़ दो, बाकी जो बचेगा उसको इक्वाटोरियल का इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया और 2 का मल्टीप्लाई, मतलब एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इक्वाटोरियल की डबल होती है। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कैमरा।